नमस्कार बच्चों हमने पिछले वीडियो में पाठ नंबर 14 बुद्धिमान राजा का पेज नंबर 75 को पढ़ा था। कठिन शब्दों के अर्थ भी समझे थे और साथ में इस पाठ को समझा भी था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, तो सब बच्चे तैयार हो जाएंगे और मेरे साथ जो है आप बोलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको याद आ जाएगा कि हमने कल जो है क्या पढ़ा था। बुद्धिमान राजा कहानी थी। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है कि चीन में एक निर्दयी राजा रहता था और वह तरह तरह के अत्याचार करता था। उसके मंत्री ने उसे अपने राज्य को बढ़ाने की सलाह दी, तो उसे महामंत्री की सलाह अच्छी लगी और उसने सैनिकों की भर्ती करनी शुरू कर दी। और उसने इस तरह से बहुत बड़ी सेना जो है इकट्ठी हो गई उसके पास। तो उसने सेना को आसपास के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। और इससे क्या हुआ कि जो विनाश और हिंसा से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों ने बिना लड़े ही अपनी हार मान ली और उन्होंने विजयी राजा को धन और सैनिक उपहार में दे दिए। तो एक पराजित राजा ने जो है उन्हें बताया कि भारत के कलिंग प्रदेश में की समृद्धि के विषय में, है ना। तो वहाँ पर उसने अपनी सेना को भारत की ओर उसने कूच करने का आदेश कर दिया, राजा ने कहा। और वो नदी नाले समुद्र पार करते हुए छोटे छोटे राज्यों को रौंदते हुए सिंगापुर जहाँ पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने पड़ाव डाल दिया और वहाँ जाकर नौकाएं, जहाज़ों और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब भारत के कलिंग के विषय में, प्रदेश के विषय में जानने के लिए उसने चारों तरफ किसको भेज दिया? अपने दूत को भेज दिया। और उसके बाद कलिंग राजा को भी इस आक्रमण के बारे में पता चला। उसके पास, कलिंग के राजा के पास प्रशिक्षित सेना भी थी, अच्छी सामग्री भी थी। इसके बावजूद भी उसकी सेना जो आक्रमणकारी के सामने टिक नहीं पाएगी, उसको ये पता था उसका राज्य उसका तहस नहस हो जाएगा। लेकिन वो बड़ा ही समझदार, शूरवीर और साहसी, स्वाभिमानी था। तो उसने बुद्धिमान व्यक्तियों की एक गुप्त बैठक को बुलाया। अब उस बैठक में सबने विचार विमर्श किया। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि युद्ध जो है कभी भी सैनिक बल से नहीं जीता जाता, बुद्धि बल से जीता जाता है। तो अब जो है हमने कल यहाँ तक हमने पाठ को पढ़ा था, उससे आगे जो है हम आज पढ़ते हैं। तो सब बच्चे बुक में ध्यान दें और समझते जाएं। गुप्त सभा में कई दिनों तक विचार विमर्श होता रहा। यानी कि जब सभा जो में सबको बुलाया गया, उसमें कई दिनों तक आपस में राजा और मंत्री जो है आपस में बातें करते रहे, विचार विमर्श करते रहे कि कैसे किया जाए। विचार विमर्श के बाद बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा को एक सुझाव दिया। सुझाव होता है कि एक उपाय बताना, है ना, कि भाई ऐसा कर ले। सुझाव दिया। राजा को यह सुझाव बहुत पसंद आया, कि उनकी बात जो है बहुत अच्छी लगी। उसने शीघ्र ही उस पर काम शुरू कर दिया। अब जो राजा था वो समझदार था, आपको बताया था, है ना। तो उसने कहा कि इसके ऊपर शीघ्र ही उसने शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद एक बड़ी नौका सिंगापुर तट पर पहुंची। कहते कि उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ी नाव जो थी वो सिंगापुर के तट पर पहुंच गई। तट होता है किनारा। तट पर तैनात चीनी सैनिकों ने नौका को पकड़ लिया। जो वहाँ पर चीनी सेना के सिपाही खड़े थे, सैनिक खड़े थे, उन्होंने उस नौका को पकड़ लिया और नौका में सवार व्यक्तियों को बंदी बना लिया। और जितने भी नौका में सवार व्यक्ति थे उनको सबको बंदी बना लिया, यानी कि कैद कर लिया। बंदी बना लेना, कैद कर लेना। जब उन्हें पता चला कि बंदी व्यक्ति भारतीय हैं, तो उन्हें राज्य के दरबार में पेश किया गया। अब जब उसने पूछताछ की उन लोगों से, व्यक्तियों से, तो पता चला कि ये तो भारतीय हैं। तो उन्होंने वो सब बंदियों को पकड़कर वो राजा के दरबार में ले गए। वहाँ पर उन्होंने राजा के सामने पेश कर दिया। राजा को जब यह पता चला कि पकड़े गए व्यक्ति भारतीय हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मुहावरा है कि बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, है ना।
तो जब राजा को पता चला कि ये तो सारे के सारे भारतीय हैं, हम तो इन्हीं को पकड़ने जा रहे थे, ये तो अपने आप पकड़ में आ गए, तो उनको बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। उसने कड़क आवाज़ में बंदियों से कहा, बंदियों से यानी कि जो पकड़े हुए कैदी थे उनसे कहा, भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ। अब उस राजा ने कहा कि तुम जो है हमें भारत जाने की दिशा और रास्ता बताओ, यदि नहीं बताया तो सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। अब उसने चेतावनी भी दे दी कि अगर तुम नहीं बताओगे सही सही तो तुम्हारा सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा, यानी कि सिर जो है नीचे वाले पोर्शन से अलग कर दिया जाएगा, सिर काट दिया जाएगा। सभी बंदी वृद्ध थे, वृद्ध का अर्थ होता बूढ़े, कि सारे जो बंदी थे, कैदी थे, वो सब बूढ़े थे। उनमें से एक ने बिना किसी भय के कहा, बिना किसी भय का अर्थ होता है डर, बिना डर के एक ने कहा, महाराज भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति का अर्थ होता है प्रॉब्लम नहीं है, मुसीबत नहीं है हमें। उनमें से एक कहा कि महाराज भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है ना, कि हम बता सकते हैं आपको भारत का रास्ता, लेकिन आप हमारे प्राण ले लें तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अब उसने कहा कि अगर आप हमारे प्राण भी ले लेते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंतर का होता है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि कभी नहीं देख सकेंगे। अब वो चालाक था, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो चालाक था। उसने कहा कि महाराज इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि कभी नहीं देख सकेंगे, है ना। इतना कहकर वह और उसके साथी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अब जो है उन्होंने जो है ढोंग रचा और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए सारे के सारे, उसके वो भी और उसके साथी थे, पकड़े हुए साथी थे, वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। और रोने के बाद क्या था कि उसको रोता देखकर राजा सोच में पड़ गया। अब सोच में पड़ गया कि ये क्यों रोने लगी, हमने तो कुछ ऐसा नहीं कहा, है ना। उसके रोने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया, हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है। अब जो है जब रोने लगे तो उन्होंने कारण पूछा। राजा ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तो वो रोते हुए व्यक्ति ने कहा कि हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है। अपने देश से जब हम सिंगापुर देखने के लिए चले तो हम सब जवान थे। अब वो बूढ़े जो थे लोग, वो सब चालाक थे। उन्होंने क्या कहा कि हम जब अपने देश से चले, भारत से चले यानी कि सिंगापुर देखने के लिए, तो हम सारे के सारे जवान थे, हष्ट पुष्ट और जवान थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते हम सब बूढ़े हो गए। कहते इतने वर्ष लग गए हमें चले हुए, तो हम यहाँ पर पहुँचते पहुँचते बूढ़े हो गए। हमारे अनेक साथी रास्ते में ही मर गए, और बहुत सारे साथी तो हमारे रास्ते में ही मर गए। इतने साल लग गए कि जो है हम जवानी भी हमारी ख़त्म होगी, हम बूढ़े हो गए, और बीच में ही रास्ते में ही कितने साथी तो हमारे मर भी गए। अब जो था वृद्ध ने अपने थैली में से, एक वृद्ध ने अपने थैली में से सुइयाँ निकाली और कहने लगा। अब एक वृद्ध ने अपने थैली में से कुछ सुइयाँ सी निकाली। सुइयाँ पता है ना, कपड़ा सिलते हैं जिससे। हम जब चले तो ये लोहे की छड़ें थी, लोहे की छड़ें होती है, बहुत लंबे लंबे लोहे के सरिये, है ना। और वर्षों की यात्रा में समुद्री हवा और पानी से गलते गलते ये सुइयाँ मात्र रह गई। अब वो कहने लगा कि हम जब चले थे तो ये जो है लोहे की बड़ी बड़ी छड़ें थी, सुइयों को दिखाते हुए कह रहे हैं। और जब ये समुद्र में हम यात्रा कर रहे थे, कितने साल बीत के, जब बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया, और ये जो लोहा जो है वो गल गल के सुई मात्र रह गया है। मात्र होता है केवल, कि सुइयों की तरह रह गए ये लोहे, है ना। दूसरे वृद्ध ने अपनी टोकरी में से एक सूखा फल निकाला और दिखाते हुए कहा। अब दूसरा जो व्यक्ति था उसने अपनी टोकरी में से फल निकाला और कहा कि महाराज देखिए, हम जब इस फल के बीज यहाँ के राजा को भेंट करने के लिए लेकर चले थे, रास्ते में ही बीज वृक्ष बन गए, फल भी निकल आए, फल भी रास्ते में सूख गए। अब उसने बताया कि हम जब चले थे तो हम बीज लेकर चले थे राजा को भेंट करने के लिए, लेकिन ये रास्ते में वृक्ष बन गए और वृक्ष से फल निकले और रास्ते में ही सूख गए ये। राजा ने वृद्ध बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। अब जो
राजा था उसने जो बंदी बनाए हुए थे बूढ़े व्यक्ति, उनको कहा कि इनको छोड़ दो। उसके बाद उसने अपने सहयोगियों यानी कि दोस्तों से विचार विमर्श करके कहा कि यदि भारत इतनी दूर है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे सैनिक बूढ़े हो जाएंगे। अब उसने सोचा क्या कहा, इतनी दूर है तो हमारे तो सारे सैनिक बूढ़े हो जाएंगे, बहुत सारे तो रास्ते में ही मारे जाएंगे। यदि हम भारत तक पहुँच भी गए तो वापस लौट नहीं सकेंगे अपने देश को, सब मर जाएंगे। इसलिए हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। अब उसने सोचा कि चीन वाले राजा ने सोचा कि हमें वापस चले जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों के सुझाव से कलिंग बच गया। कहते जो बुद्धिमान व्यक्तियों ने जो गुप्त बैठक बुलाई थी उस सुझाव से कलिंग राज्य जो था वो बच गया। उन्होंने ही राजा को यह सुझाव दिया था, सभी ने बुद्धिमान व्यक्तियों ने दिया था ना कि बुजुर्गों को भेजो कि नौका पर सुइयाँ, पक्के फल और 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को सिंगापुर भेजा जाए। क्योंकि उन व्यक्तियों ने कहा था कि भाई सिंगापुर के लिए जब एक नाव लेकर आओ उसमें पके हुए की सुइयाँ फल हों, सुइयाँ हों और 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो बूढ़े लोगों को उसमें सिंगापुर भेजा जाए। तो सच है, बुद्धि बल से बड़ा कोई बल नहीं। इसमें तभी कहा है, सच कहा है, किसी ने बुद्धि का जो शक्ति है वो सब शक्तियों से बड़ी है। क्योंकि बुद्धि के बल से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी आसानी से निकल सकते हैं। तो इस कहानी से हमें ये क्या पता चला कि हमें क्या है कि युद्ध जो है कभी भी सैनिक बल से नहीं जीता जाता। किससे जीता जाता? बुद्धि बल से। और सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? बुद्धि बल। तो बच्चों आज हमने ये कहानी पढ़ी बुद्धिमान राजा। तो कल हम जो है इस को आगे पढ़ेंगे, समझेंगे और अंडरलाइन लगाएंगे शब्दार्थ। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।